बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंडरलैंड इमरान सीरीज, मुसन्निफ ज़हीर अहमद। जोरदार धमाकों के साथ अचानक दरार बुरी तरह से लरसने लगी और कई चट्टानें और पत्थर टूट टूट कर नीचे गिरना शुरू हो गए। ये देखकर जूलिया और इसके साथी फौरन एक बड़ी चट्टान के साथ चिपक गए। चट्टान खासी उभरी हुई थी और काफी बड़ी थी, जिसके नीचे वो छुपकर ऊपर से गिरने वाले पत्थरों और चट्टानों से खुद को बचा सकते थे। शायद फिर से जलजला आ रहा है, सिद्दीकी ने इधर उधर देखते हुए कहा। नहीं, ये जलजला नहीं है। तुम धमाकों की आवाजें नहीं सुन रहे? ये धमाकों से पैदा होने वाली शॉक वेव्स हैं, जूलिया ने तेज लहजे में कहा। ओ हाँ, लगता है रोबोट्स ने इमरान साहब और बाकी सबको चेक कर लिया है और वो इन पर बम और मिसाइल बरसा रहे हैं, खावर ने तशवीश भरे लहजे में कहा। जरूरी नहीं कि रोबोट्स ने इमरान और इसके साथियों पर हमला किया हो। इमरान साहब और बाकी सभी तो रोबोट्स पर हमला कर सकते हैं, चौहान ने कहा। हाँ, ऐसा मुमकिन है, लेकिन इन खौफनाक धमाकों से तो सारा जजीरा ही फिर से लरजना शुरू हो गया है, जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, सिद्दीकी ने कहा। धमाकों की शिद्दत जैसे ही खत्म होगी, ये शॉक वेव्स भी खत्म हो जाएंगे, जूलिया ने कहा। इनके गिर्द बेशुमार छोटे बड़े पत्थर गिर रहे थे। उन्हें काफी देर तक धमाके सुनाई देते रहे और फिर धमाकों की आवाजें खत्म हो गई और दरारों की लर्जिश भी खत्म हो गई। शॉक वेव्स खत्म होते ही पत्थरों की बरसात भी रुक गई, लेकिन अब भी छोटे छोटे पत्थर नीचे आ रहे थे। अब हमें ज्यादा तेजी से ऊपर जाना होगा। अगर दोबारा धमाके हुए या जलजला आया तो हम इसी दरार में फंसकर रह जाएंगे, चौहान ने कहा। हाँ आओ, जूलिया ने कहा, और वो बड़ी चट्टान के नीचे से निकले और तेजी से ऊपर को चढ़ने लगे। टेढ़े मेढ़े रास्तों से वो पत्थरों और चट्टानों को पकड़ते हुए और इन पर पैर जमाते हुए चढ़े जा रहे थे कि अचानक एक चट्टान का किनारा पकड़ते हुए जूलिया का हाथ छूट गया। उसने चट्टान का किनारा दूसरे हाथ से पकड़ना चाहा, लेकिन किनारा टूट गया। जूलिया को एक झटका लगा और वो चट्टान से फिसलती चली गई। इसने इधर उधर हाथ मारे, लेकिन चट्टान ढलानी थी और इस पर कोई क्रैक नहीं था। वो चट्टान के ऊपर से होती हुई नीचे आई थी कि अचानक चट्टान के नीचे मौजूद खावर ने बिजली की सी तेजी से झपट कर इसका एक हाथ पकड़ लिया। जूलिया को एक झटका लगा और वो खावर के हाथ के साथ चट्टान के नीचे लटकने लगी। वो इस वक्त 150 फीट से ज्यादा ऊपर आ चुके थे। अगर खावर जूलिया को फिसलते ना देख लेता और वो अचानक झपट कर इसका हाथ ना थाम लेता तो जूलिया सीधी नीचे ठोस चट्टानों पर जा गिरती और फिर इसका जो हशर होता वो भयानक ही होता। जूलिया को इस तरह चट्टान से फिसलकर नीचे आते देखकर सिद्दीकी समेत सब दम बखुद रह गए थे, लेकिन जैसे ही खावर ने जूलिया को संभाला, इनके चेहरों पर इत्मीनान आ गया। एहतियात से मिस जूलिया, इन ढलानी चट्टानों पर हमें निहायत देखकर भाल कर चढ़ना होगा, नीचे मौजूद चौहान ने कहा। जूलिया बदस्तूर खावर के हाथ से झूल रही थी। खावर इसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था। जूलिया ने अपना जिस्म झुलाया और फिर इसने दाएं तरफ मौजूद एक चट्टान का किनारा पकड़ लिया। बस ठीक है, छोड़ दो मुझे, मैं संभाल लूंगी, जूलिया ने कहा और खावर ने इसका हाथ छोड़ दिया। जूलिया ने दूसरा हाथ चट्टान के किनारे पर फंसाया और दोनों बाजुओं के जोर से अपना जिस्म ऊपर उठाने लगी। जिस्म ऊपर उठाते ही वो उचकी और इस चट्टान के उभरे हुए हिस्से पर आ गई और फिर दूसरी चट्टान से टेक लगाकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। इसी लम्हे खावर, चौहान और सिद्दीकी भी दूसरी चट्टानों पर से होते हुए ऊपर आ गए थे। आप ठीक हैं? खावर ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा। हाँ, मैं ठीक हूँ, थैंक्स, जूलिया ने इस बात में सर हिलाकर कहा। थैंक्स किस बात का? खावर ने मुस्कुराकर कहा। तुमने मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैंने तुम्हें थैंक्स कहा है, जूलिया ने मुस्कुराकर कहा। मैंने आपकी जान नहीं बचाई, सिर्फ एक कोशिश की थी। आपका हाथ अचानक ही मेरे हाथ में आ गया था। मेरी जगह आप भी होती तो आप भी ऐसी कोशिश जरूर करती, खावर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर भी तुम्हारी कोशिश ही मेरे काम आ गई है। मैं तुम्हारा नहीं तो तुम्हारी कोशिश का तो शुक्रिया अदा कर सकती हूँ ना, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा और खावर के साथ सिद्दीकी और चौहान भी हंस दिए। उन्होंने इस बड़ी चट्टान पर कुछ देर सस्ताया और एक बार फिर ऊपर को चढ़ने लगे। अभी वो 250-250 फीट की बुलंदी पर गए थे कि इन्हें ऊपर खुले आसमान पर तेज जाएं जाएं की आवाजें और साथ साथ बड़े बड़े परिंदे गुजरते हुए दिखाई दिए। इतने बड़े बड़े परिंदे? खावर ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये आम परिंदे नहीं हैं, मशीनी परिंदे हैं, जिन्हें फ्लाइंग हॉर्स कहा जाता है, जूलिया ने कहा। फ्लाइंग हॉर्स मुसलसल दरार के ऊपर से जाएं जाएं करते हुए गुजरते जा रहे थे। इनकी तादाद सैकड़ों में थी। बहुत बड़ी तादाद है उनकी। कहाँ जा रहे होंगे? खावर ने कहा। खासी नीची परवाज कर रहे हैं, जैसे इसी जजीरे पर आए हों, नौमानी ने कहा।
इसीलिए मैंने एक बार फिर शदीद धमाकों की आवाजें सुनाई दी। इस बार धमाके शायद दूर हुए थे, इसलिए दरार में शॉकवेव्स पैदा नहीं हुई। ओह, लगता है फ्लाइंग हॉर्स ने इस जजीरे पर अटैक कर दिया है, सिद्दीकी ने कहा। हाँ, ऐसा ही लग रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा क्या है जिस पर अटैक करने के लिए इस कदर कसीर तादाद में फ्लाइंग हॉर्स आए हैं, चौहान ने कहा। ओह, मैं समझ गई। हमने पहले जो धमाके सुने थे वो इन रोबोट्स और फ्लाइंग हॉर्स की तबाही के थे, जिन्हें इमरान और इसके साथियों ने तबाह किया होगा। फ्लाइंग हॉर्स और रोबोट्स की तबाही का वंडरलैंड वालों को इल्म हो गया होगा, इसलिए उन्होंने यहाँ बड़ी तादाद में फ्लाइंग हॉर्स भेज दिए हैं ताकि फ्लाइंग हॉर्स और रोबोट्स तबाह करने वालों पर अटैक किया जा सके, जूलिया ने कहा। ओह, इसका मतलब है कि हमारे साथी खतरे में हैं, खावर ने कहा। ना सिर्फ हमारे साथी बल्कि हम सब भी खतरे में हैं। इस कदर कसीर तादाद में इन फ्लाइंग हॉर्स के आने का मतलब वाज़ेह है कि इस जजीरे पर ज़बरदस्त तबाही लाई जाएगी ताकि हम सब हलाक हो जाएं, जूलिया ने कहा। और हम हैं भी दरार में, और ज़मीन से हम अब भी 150-200 फीट नीचे हैं। अगर इन फ्लाइंग हॉर्स ने इस तरफ बमबारी कर दी तो हम सब इसी दरार में दफन होकर रह जाएंगे, चौहान ने कहा। हाँ, इसलिए हमें ज़्यादा तेज़ी दिखानी होगी। चलो चलो, जल्दी ऊपर चलो, जूलिया ने कहा, और वो उठकर तेज़ी से ऊपर चढ़ने लगी। इसके साथी भी तेज़ी से ऊपर चढ़ने लगे। बाहर धमाकों की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। यूं मालूम हो रहा था जैसे जजीरे पर क़यामत टूट पड़ी हो। आने वाले फ्लाइंग शिप्स ने अंधाधुंध हर तरफ बमबारी शुरू कर दी थी। धमाके दूर नज़दीक हर तरफ सुनाई दे रहे थे, और अब ज़मीन एक बार फिर दहलना शुरू हो गई थी। चट्टानें टूट रही थीं, पत्थर लुढ़क रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जूलिया और इसके साथी रुके बगैर ऊपर चढ़े चले जा रहे थे। फिर अचानक उन्होंने एक लहर सी आकर दरार के ऊपर किनारे पर गिरते देखी। एक जोरदार धमाका हुआ और एक चट्टान के पुर्जे उड़कर इस दरार में गिरते हुए दिखाई दिए। दीवार से लग जाओ, हरी अप, जूलिया ने चीखकर कहा, और वो सब फौरन दरार की दीवारों से लग गए। बेशुमार पत्थर और मलबा इनके करीब से गुजरकर नीचे गिरता चला गया। फिर तो जैसे इस क्रैक के इर्द गिर्द खौफनाक धमाकों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। चट्टानें बुरी तरह से तबाह हो रही थीं। तेज गड़गड़ाहटों की आवाज़ों से बड़े बड़े पत्थर दाएं बाएं चट्टानों से टकराते हुए नीचे गिर रहे थे, और गर्द का एक तूफान था जो इन पर गिर रहा था, लेकिन वो छिपकलियों की तरह दीवारों से चिपके हुए थे। ज़मीन की लर्जिश से बार बार इन्हें झटके लग रहे थे, लेकिन वो हर मुमकिन तरीके से खुद को संभाले हुए थे। काफ़ी देर तक दरारों के ऊपर खौफनाक धमाके होते रहे, और फिर जैसे फ्लाइंग हॉर्स इस दरार से दूर चले गए। अब इन्हें दूर दूर धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। गर्दो गुबार से इनके हुलिये बिगड़ गए थे और वो भूतों जैसे लग रहे थे। उन्होंने कुछ देर तवक्कुफ किया कि कहीं फ्लाइंग हॉर्स दोबारा इस तरफ आकर बमबारी शुरू ना कर दें, लेकिन जब ऐसा ना हुआ तो उन्होंने वहां रुकने की बजाय एक बार फिर ऊपर जाने को तरजीह दी। दरार के ऊपर इन्हें शहद की मक्खियों की तरह अब भी कई फ्लाइंग हॉर्स गुजरते दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस तरफ धमाके नहीं किए जा रहे थे। मुसलसल ऊपर चढ़ते हुए जब इनका फासला किनारों से 50 फीट का रह गया तो वो एक साइबान की तरह झुकी हुई चट्टान के नीचे आ गए। इस चट्टान के दाएं बाएं से वो आसमान पर मौजूद फ्लाइंग हॉर्स को आसानी से देख रहे थे। धमाकों का सिलसिला किसी तरह रुकने को नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे फ्लाइंग हॉर्स से जजीरे के एक एक हिस्से पर जबरदस्त बमबारी की जा रही हो। हमें इस वक्त तक यहीं रुकना होगा जब तक फ्लाइंग हॉर्स वापस नहीं चले जाते या इनकी बमबारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाती, जूलिया ने कहा। इनकी बमबारी ज़मीन की सतह पर है और ये लेज़र से हमला कर रहे हैं, और लेज़र ब्लास्टर बेहद खौफनाक होते हैं। इनकी जद में आने वाली हर चीज़ के परखच्चे उड़ जाते हैं, चौहान ने कहा। इसलिए तो कहा है कि हमें इस वक्त तक यहाँ रुकना होगा जब तक कि फ्लाइंग हॉर्स वापस नहीं चले जाते, जूलिया ने तेज़ लहजे में कहा। मिस जूलिया, अब हम बुलंदी पर हैं। मेरा ख्याल है कि अब हमें इमरान साहब से बात कर लेनी चाहिए ताकि हम इन्हें अपनी लोकेशन के बारे में बता सकें, खावर ने कहा। ओह हाँ, इनसे ये भी पता चल जाएगा कि वो किस पोजीशन में हैं। फ्लाइंग हॉर्स से इन्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, जूलिया ने कहा। इसने जेब से B6 ट्रांसमीटर निकाला और इसे ऑन कर लिया। अभी वो ट्रांसमीटर पर इमरान की फ्रिक्वेंसी एडजस्ट कर रही थी कि अचानक इसे ट्रांसमीटर से एक आवाज़ सुनाई दी। रोबो कमांडर एल्डम, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? ओवर। आवाज़ मशीनी थी, जिसे सुनकर ना सिर्फ जूलिया बल्कि इसके साथी भी चौंक पड़े। यस MM, मैं आवाज़ सुन रहा हूँ, ओवर। एक और मशीनी आवाज़ सुनाई दी। ब्लैक ग्रास की पोजीशन बताओ, ओवर, MM ने कहा। हम ब्लैक ग्रास पर मुसलसल लेज़र ब्लास्टर से ब्लास्टिंग कर रहे हैं। जजीरे का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां हमने ब्लास्टिंग ना की हो। ब्लैक ग्रास पर हमने हर तरफ खौफनाक तबाही फैला दी है, ओवर, रोबोफोर्स के कमांडर एल्डम ने कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने ब्लैक ग्रास में जो तबाही की है
इससे वो 8 अफराद हलाक हो गए होंगे जिन्होंने हमारे फ्लाइंग हॉर्स और रोबोट्स तबाह किए थे। ओवर, एमएम ने कहा, और जूलिया और इसके साथी एक बार फिर चौंक पड़े। 8 अफराद से जाहिर है कि इनके बारे में ही बात की जा रही थी, और रोबोट्स और फ्लाइंग हॉर्स की तबाही का सुनकर इन्हें यकीन हो गया था कि इन्हें इमरान और इसके साथियों ने ही तबाह किया था, इसलिए वहां इस कदर फोर्स भेजी गई थी। यस एमएम, हमने ब्लैक ग्रास की इन तमाम पहाड़ियों को उड़ाकर रख दिया है जिनमें वो पनाह ले सकते थे। आम और ख़ास जगहों के साथ हमने खाइयों और दरारों में भी लेज़र ब्लास्टिंग की है। इस कदर तबाही के बाद इनका जिंदा बचना नामुमकिन है। ओवर, एल्डम ने कहा, क्या तुम में से किसी ने इनको मार्क किया था? क्या तुम्हें इनके खून और पसीने की बू कहीं मिली थी? एमएम ने पूछा। नो, हमें इनमें से किसी के खून और पसीने की बू महसूस नहीं हुई, इसलिए जब तक वो हमारे सामने नहीं आ जाते हम इन्हें मार्क नहीं कर सकते, एल्डम ने कहा। फिर भी मैं चाहता हूं कि ब्लैक ग्रास जजीरे पर सर्चिंग करो। डॉक्टर एक्स इस वक्त तक इनकी हलाकतों का यकीन नहीं करेगा जब तक इन सब की लाशें या इनके लाशों के टुकड़े नहीं मिल जाते। ओवर, एमएम ने कहा। ओके एमएम, मैं जीरो फोर्स को जजीरे के हर हिस्से में फैला देता हूं। हमें कहीं ना कहीं से इनकी लाशों के टुकड़े जरूर मिल जाएंगे। ओवर, एल्डम ने जवाब दिया। इसके साथ साथ तुम्हें तबाह होने वाले रोबोट्स और फ्लाइंग हॉर्स की क्रासिंग चिप्स भी तलाश करनी है। हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि इन 8 अफराद ने फ्लाइंग हॉर्स और रोबो फोर्स को कैसे तबाह किया था। सर्चिंग का दायरा वसी कर देना। इनके हथियारों का कोई भी टुकड़ा मिल जाए तो वो भी लेते आना। ओवर, एमएम ने इसे हुक्म देते हुए कहा। ओके, मैं क्रॉसिंग चिप्स भी ले आऊंगा। ओवर, एल्डम ने कहा, और फिर एमएम ने रोबो फोर्स के कमांडर एल्डम को चंद हिदायत दी और ओवर एंड ऑल कहकर इससे राब्ता मुनक़ता कर दिया। ये क्या था? खावर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। वंडरलैंड से मास्टरमाइंड कंप्यूटर रोबो फोर्स के कमांडर से बात कर रहा था जिसने यहाँ पर अटैक किया है। उसका नाम शायद एल्डम है, जूलिया ने कहा। वो तो हम भी जानते हैं मिस जूलिया, लेकिन इनकी कॉल बेसिक ट्रांसमीटर पर कैसे कैच होगी? वंडरलैंड की तो एडवांस साइंसी टेक्नोलॉजी है, फिर इनकी कॉल एक आम ट्रांसमीटर पर कैच हो जाए तो कहाँ गई इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी? खावर ने कहा। यह पाकिस्तान मेड ट्रांसमीटर है, हो सकता है इसमें कोई ऐसा हसास एंटीना लगा हुआ हो जिससे ये कॉल कैच हो गई हो और इसके बारे में वंडरलैंड वालों को मालूम ना हो सका हो, जूलिया ने कहा। फिर भी इनके रेडियो सेक्शन को तो इस बात का पता चल जाना चाहिए कि इनकी कॉल कहीं और भी सुनी जा रही है, सिद्दीकी ने सर हिलाकर कहा। पता नहीं, वंडरलैंड में मैंने तो नहीं बनाया कि इसकी खूबियों और खामियों का मुझे पता हो, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि बाज अक्लमंद से अक्लमंद भी कहीं ना कहीं और कोई ना कोई हिमाकत कर जाता है, और ख़ास तौर पर नेगेटिव सोच रखने वाला तो गलतियों पर गलतियां करता चला जाता है जिसके बारे में खुद उसे भी पता नहीं चलता। इसलिए तो कहा जाता है कि जुर्म करने वाला हर किस्म की एहतियात के बावजूद अपना कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। वंडरलैंड बनाने वाले डॉक्टर एक्स की सोच भी नेगेटिव है। वो सारी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। अपनी सोच के मुताबिक वो वंडरलैंड को मजबूत से मजबूत बनाने के लिए जदीद से जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। लेकिन बहरहाल मशीनें बनाने वाले भी इंसान ही होते हैं और इनसे कोई ना कोई गलती ज़रूर हो जाती है, और इनसे भी शायद कोई गलती रह गई है, जूलिया ने मुसलसल बोलते हुए कहा। इससे तो जाहिर है कि वंडरलैंड अभी इस नहज पर नहीं आया कि सारी दुनिया पर कब्जा कर सके, चौहान ने कहा। हो भी सकता है और नहीं भी। अभी तो वंडरलैंड जीरोलैंड वालों से बरसरी पैकार है। ये तो इनकी बदकिस्मती है कि उन्होंने हमारे साइंसदानों को अगवा करके वंडरलैंड पहुंचा दिया, वरना वंडरलैंड के बारे में शायद हमें कुछ भी मालूम ना होता, जूलिया ने इस बात में सर हिलाकर कहा। बहरहाल अब तो हमारे लिए खतरा और ज्यादा बढ़ गया। फ्लाइंग हॉर्स फिर जजीरे पर आ जाएंगे और इनसे रोबोट्स निकलकर सारे जजीरे पर फैल जाएंगे। जब इनके फ्लाइंग हॉर्स की तादाद इतनी ज्यादा है तो जजीरे पर उतरने वाले रोबोट्स की तादाद कितनी होगी? क्या हम रोबोट्स की इतनी बड़ी फौज जफरे मौज का मुकाबला कर सकेंगे? चौहान ने कहा। कर सकेंगे नहीं, हम इनका मुकाबला करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं और हम डट कर इनका मुकाबला करेंगे और फ्लाइंग हॉर्स की जमीन पर आने का फायदा भी उठा सकते हैं, जूलिया ने कहा। क्या फायदा? सिद्दीकी ने चौंक कर पूछा। हम इनके किसी फ्लाइंग हॉर्स पर कब्जा करके इसके जरिए वंडरलैंड में जा सकते हैं। इनका कोई फ्लाइंग हॉर्स हमारे हाथ लग जाए, क्या ये फायदा कम होगा हमारे लिए? जूलिया ने कहा और वह इस बात में सर हिलाने लगे। इसके लिए हमें इस क्रैक से बाहर जाना पड़ेगा और हो सकता है हमें रोबोट्स का सामना भी करना पड़े, सिद्दीकी ने कहा। हाँ, रोबोट से टकराव नागजीर है। इन रोबोट से लड़ने और इन्हें तबाह करने के लिए इमरान ने हमें खासतौर पर रेड गने और दूसरे साइंसी हथियार दे रखे हैं। हम इन साइंसी हथियारों से रोबोट्स को तबाह करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, जूलिया ने संजीदगी से कहा। जब तक रोबोट्स जजीरे पर आते हैं
क्यों ना हम अपने साइंसी हथियार तैयार कर लें। फिर जैसे ही इनके फ्लाइंग हॉर्स की आमदोरफ्त कम होगी, हम क्रैक से बाहर निकल जाएंगे और फिर जो हमारे रास्ते में आएगा इसे तबाह कर देंगे, चौहान ने मशवरा देते हुए कहा। जाहिर है इन्हें हमने तबाही करना है। हमारे मुकाबले पर इंसान तो है नहीं जिन्हें पकड़कर हम इनसे कोई मालूमात हासिल कर सकें। इस बार तो हमें सिर्फ एक्शन ही एक्शन करना है, वो भी नॉन स्टॉप एक्शन, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा और वो सब भी मुस्कुरा दिए। इमरान साहब से बात करने का प्रोग्राम तो रह ही गया, सिद्दीकी ने कहा। नहीं, हमने इस ट्रांसमीटर पर अभी अभी वंडरलैंड के एमएम और इसके यहाँ मौजूद रोबो कमांडर की बातें सुनी हैं। अगर उनकी कॉलें हम सुन सकते हैं तो ये भी तो मुमकिन है कि वो हमारी कॉल भी कैच कर लें। ऐसी सूरत में इन्हें हमारे जिंदा होने का पता चल जाएगा और यह भी मुमकिन है कि इन्हें हमारी लोकेशन का भी पता चल जाए, जूलिया ने कहा। ओह, ये वाकई बेहद अहम बात है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे साथ इमरान साहब और इनके साथियों के लिए भी खतरा बढ़ जाएगा, सिद्दीकी ने फौरन कहा। इसलिए मैंने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया है। हम पहले किसी फ्लाइंग हॉर्स पर कब्जा करेंगे और इसके बाद इमरान और बाकी साथियों को तलाश करेंगे। वो इसी जजीरे पर हैं, हमारे बगैर उन्होंने कहाँ जाना है, जूलिया ने कहा और इन सब ने असबात में सर हिला दिए। यस एमएम, इन पाकिस्तानी एजेंटों की कोई रिपोर्ट, डॉक्टर एक्स ने स्क्रीन पर मौजूद एमएम से मुखातिब होकर नहायत तेज लहजे में कहा। नो डॉक्टर एक्स, इनके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला, एमएम ने जवाब दिया। पता नहीं चला है? ये तुम क्या कह रहे हो एमएम? तुम्हारे पास जदीद तरीन सैटेलाइट्स हैं, तुम इन सैटेलाइट्स के जरिए गिने चुने चंद अफराद का भी कुछ नहीं पता चला सके, डॉक्टर एक्स ने हैरत से चीखते हुए कहा। यस डॉक्टर एक्स, सैटेलाइट सर्च कर रहे हैं लेकिन ब्लैक ग्रास पर किसी इंसान का कोई निशान नहीं मिल रहा। मैंने स्पेशल TST सैटेलाइट से भी ब्लैक ग्रास की चेकिंग की है जिससे वहां रेंगने वाले कीड़ों का भी पता चलाया जा सकता है, लेकिन इस सैटेलाइट से वहां किसी भी जिंदा इंसान का कोई आसार नहीं मिला। इस सैटेलाइट से जमीन की गहराइयों तक मैंने चेकिंग की है, मुझे वहां इनके खून और पसीने की बू का भी कहीं पता नहीं चल रहा, एमएम ने जवाब देते हुए कहा। तब फिर तुम्हारी यही बात दुरुस्त लगती है कि वो सब जजीरे पर होने वाली तबाही से हलाक हो चुके हैं। अगर इनमें से कोई जिंदा होता तो TST सैटेलाइट से इसकी मूवमेंट का जरूर पता चल जाता, चाहे वो मूवमेंट इसके सांस लेने से ही क्यों ना हो, डॉक्टर एक्स ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। यस डॉक्टर एक्स, ये कंफर्म है, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। इसके बावजूद मैंने रोबो फोर्स के कमांडर एल्डम को हुक्म दिया है कि वो रोबो फोर्स ब्लैक ग्रास पर उतार दे और इन अफराद की लाशों के टुकड़े या इनकी जली हुई हड्डियां तलाश करें। रोबोट्स वहां पर हर जगह फैल गए हैं, जल्दी वो इन अफराद की जली हुई हड्डियां या इनमें से या इनकी लाशों के टुकड़े तलाश कर लेंगे, एमएम ने जवाब दिया। ठीक है, अब मैं मुतमईन हूँ। रोबो फोर्स को इनकी जली हुई हड्डियां या इनमें से चंद एक की लाशों के टुकड़े भी मिल जाएंगे तो ठीक है, वरना अब मुझे इसकी भी परवाह नहीं है। रोबो फोर्स ने जिस तरह ब्लैक ग्रास में तबाही फैलाई है, इससे इनमें से किसी एक का भी जिंदा होना नामुमकिनात में से है। वैसे भी तुमने TST सैटेलाइट इस जजीरे पर मुरतकज कर रखी है। अगर इसके तो खौफनाक तबाही के बावजूद भी वो जिंदा हुए तो इनकी मूवमेंट का फौरन पता चल जाएगा और ब्लैक ग्रास पर मौजूद रोबो फोर्स इन्हें वहीं हलाक कर देगी। और हाँ, सैटेलाइट से ये मालूम करने की भी कोशिश करो कि उन्होंने क्राटम रेड ब्लास्टर रेस को कैसे रोका था। मेरे लिए ये अफराद बेहद हैरतअंगेज साबित हुए हैं, हद से ज्यादा हैरतअंगेज, डॉक्टर एक्स ने कहा। यस डॉक्टर एक्स, मैं एल्डम को भी अभी हिदायत जारी कर देता हूँ और मैंने जजीरे पर ब्रानिक्स वेव्स भी फैला रखी हैं ताकि इनके जिंदा होने की सूरत में अगर वो किसी भी ट्रांसमीटर से एक दूसरे से बात करें तो हमें इनके बारे में फौरन पता चल जाए और हमें इनकी वो लोकेशन भी मिल जाए जहां वो मौजूद होंगे, एमएम ने कहा। लेकिन ब्रानिक्स वेव्स तो वो भी तुम्हारी और रोबो फोर्स के कमांडर के दरमियान होने वाली बातचीत सुन सकेंगे, डॉक्टर एक्स ने कहा। यस डॉक्टर एक्स, लेकिन हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमीटर पर रोबो फोर्स के कमांडर एल्डम से बात करता हूँ और इसे हिदायत देता हूँ और इसका वो कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते, एमएम ने कहा। फिर भी एहतियात करो, कमांडर एल्डम से कोड में बात किया करो, डॉक्टर एक्स ने कहा। ओके डॉक्टर एक्स, नेक्स्ट टाइम मैं कोड में बात करूंगा, एमएम ने कहा। स्पेस स्टेशन की क्या रिपोर्ट है और जीरोलैंड का कुछ पता चला, डॉक्टर एक्स ने कहा। स्पेस में जीरोलैंड वालों से हमारी ज़बरदस्त जंग हो रही है। हमारी फोर्स ने जीरोलैंड वालों का एक और हेडक्वार्टर ट्रेस कर लिया है जिस पर हमारी फोर्स ने जीरोलैंड समझकर हमला किया था। इस हेडक्वार्टर से अचानक सैकड़ों हार्ड स्पेसशिप आ गए जिनसे हमारी फोर्स का खौफनाक टकराव हो गया। इन स्पेसशिप से हमारी फोर्स पर केरामिक रेस से हमला किया गया था। वो केरामिक रेस के साथ केरामिक मिसाइल भी बरसा रहे थे।
जिससे हमारी फ्लाइंग को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। हमारे दर्जनों फ्लाइंग हॉर्स तबाह हो गए थे और सैकड़ों रोबोट धमाकों से फट गए थे, एम ने कहा। ओह ओह, तो अब जीरो लैंड वालों के पास क्रामिक रेस और क्रामिक मिसाइल भी हैं। ये तो बहुत खतरनाक बात है। हमारी नाकाबिले तस्खीर फोर्स, जिस पर दुनिया का कोई और असलहा असर नहीं कर सकता। लेकिन क्रामिक रेस ऐसी रेस है जिससे हमारी किसी भी फोर्स को तबाह किया जा सकता है। ये रेस ऐसी होती हैं जो एक लम्हे में हार्ड से हार्ड मेटल में आग की तरह फैल जाती हैं और इससे हीट इस कदर बढ़ जाती है कि मशीनों में लगी हुई बैटरियां जोरदार धमाके से फट जाती हैं। इन बैटरियों के फटने से रोबोट्स और फ्लाइंग हॉर्स फौरन तबाह हो जाते हैं। लेकिन जीरो लैंड के पास क्रामिक सिस्टम कहाँ से आ गया? क्रामिक रेस बनाने के लिए तो फायरस वाइट स्टोन की जरूरत होती है। इसके बगैर तो क्रामिक रेस को फायर किया ही नहीं जा सकता। जीरो लैंड वालों को फायरस वाइट स्टोन कहाँ से मिल गया? इसके लिए तो मैं भी जमीन और समुद्र खंगाल रहा था, डॉक्टर एक्स ने इंतहाई हैरतज़दा लहजे में कहा। उन्होंने फायरस वाइट स्टोन कहाँ से हासिल किया है, इसके बारे में तो मुझे तभी मालूम होगा जब हम जीरो लैंड में दाखिल हो जाएंगे। अलबत्ता हमारी फोर्स ने ज़बरदस्त जंग के बाद जीरो लैंड की हार्ड स्पेस शिप्स भी तबाह कर दी हैं और फिर हमारी फोर्स ने इस हेडक्वार्टर में जाकर उसे भी तबाह कर दिया था, एम ने कहा। गुड, वेरी गुड, ये अच्छी खबर है। जीरो लैंड तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि स्पेस में मौजूद पहले इनके सब हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिए जाएं। इनकी जिस कदर फोर्स तबाह होगी वो इतना ही कमज़ोर होते चले जाएंगे, यहाँ तक कि वो इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि इन्हें हमारे लिए सारा स्पेस छोड़ना पड़ेगा और वो एक रोज़ खुद ही हमारे सामने घुटने टेक देंगे, डॉक्टर एक्स ने कहा। यस डॉक्टर एक्स, स्पेस में हमारी रोबो फोर्स तेज़ी से अपने कदम जमाती जा रही है। बहुत जल्द हमारे मजीद सैटेलाइट स्पेस में पहुंच जाएंगे जहाँ हम बाकायदा स्पेस वर्ल्ड कायम कर देंगे और स्पेस में जीरो लैंड की बजाय हमारा होल्ड होगा, वंडरलैंड का होल्ड, एम ने कहा। हाँ, जिस दिन हमारा स्पेस वर्ल्ड कायम हो गया इस दिन पूरी दुनिया मेरे हाथों में होगी। दुनिया का कोई मुल्क मेरे सामने सर नहीं उठा सकेगा, डॉक्टर एक्स ने बड़ी रऊनत से कहा। मेरे लिए कोई हिदायत, एम ने कहा। नहीं, अगर पाकिस्तानी एजेंटों की लाशें या इनकी जली हुई हड्डियां मिल जाएं तो ठीक है, वरना रोबो फोर्स को वंडरलैंड में वापस बुला लो। मैं नहीं चाहता कि दुनिया का कोई भी सैटेलाइट रोबो फोर्स को चेक कर ले, डॉक्टर एक्स ने कहा। ओके डॉक्टर एक्स, मैं रोबो कमांडर को भी हिदायत जारी कर देता हूँ, एम ने कहा और इसके साथ ही स्क्रीन तारीख हो गई। डॉक्टर एक्स ने स्क्रीन दोबारा दीवार में गायब कर दी। स्क्रीन गायब होते ही दीवार पर मखसूस पेंटिंग उभर कर सामने आ गई। डॉक्टर एक्स को एम ने जो तफसील बताई थी इससे उसे यकीन हो गया था कि पाकिस्तानी एजेंट ब्लैक ग्रास जजीरे में किसी तौर पर जिंदा नहीं होंगे। डॉक्टर एक्स ने एम को हुक्म दिया था कि वो ब्लैक ग्रास पर क्राटम रेड ब्लास्टर रेस फायर कर दे ताकि ब्लैक ग्रास समेत यहाँ हर चीज़ तबाह हो जाए। एम ने ऐसा ही किया था। सैटेलाइट से क्राटम रेड ब्लास्टर रेजेस फायर हुई और जजीरे बुरी तरह तबाह होना शुरू हो गया। लेकिन फिर अचानक जजीरे पर एक जोरदार धमाका हुआ और वहाँ इंतहाई तेज़ और चकाचौंध रोशनी फैल गई और सैटेलाइट से निकलने वाली क्राटम रेड ब्लास्टर रेजेस निकलने का सिलसिला एकदम रुक गया। ये इत्तला एम ने जब डॉक्टर एक्स को दी तो वो हैरान रह गया। इसने एम को फौरन जजीरे पर बिग रोबो फोर्स भेजने का हुक्म दिया कि वो जजीरे पर जाकर इस कदर खौफनाक तबाही फैलाएं कि पाकिस्तानी एजेंट अगर किसी खाई में भी छुपे हुए हों तो इनके जिंदा बचने का कोई इम्कान ना रहे। एम ने ऐसा ही किया था और रोबो फोर्स की एक बिग फोर्स ब्लैक ग्रास में भेज दी थी जिसने ब्लैक ग्रास में इंतहाई खौफनाक तबाही फैला दी थी। ऐसी तबाही जिससे बड़ी से बड़ी फोर्स का खात्मा हो सकता था। फिर भला इमरान और इसके गिने चुने साथियों के लिए ये कैसे मुमकिन था कि वो जिंदा रह जाते। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।